आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी आ गई है दोस्तों, कॉटन के कपड़े पहन रहे हो कि नहीं? कॉटन के पाइन पाइन कॉटन तो कॉटन के कपड़े पहनने पड़ेंगे। कॉटन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में युद्ध हुए हैं। अमेरिका कॉटन की वजह से बना है। सिविल वॉर अमेरिका में कॉटन की ही वजह से हुई। कॉटन कल्टीवेशन की वजह से स्लेवरी हुई। यूरोपियंस भारत में कॉटन की वजह से आए। अगर आप कॉटन देखोगे ना तो उसका इतिहास कमाल है। बेसिक नीड है। हर किसी को बढ़िया कपड़े चाहिए। सिल्क के कपड़े महंगे आते हैं, कॉटन के कपड़े थोड़े सस्ते आते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। लगता है आपने कुछ पहने ही नंगे घूम रहे हैं, तो मजा आती है भैया। कॉटन इमरजेंसी लेकिन भारत में, क्योंकि भारत कॉटन में अच्छे खासे पानी की जरूरत होती है, कीड़े ना लग जाए, बड़ा मुश्किल होता है। अब तो मशीनें आ गई हैं। पहले अमेरिका में तो हाथ से उसको 24-24 48-48 घंटे देखना पड़ता था। इसीलिए तो कॉटन वॉर ही आप कह सकते हो। ये सब जितनी भी चीजें हुई हैं, तो कॉटन इमरजेंसी भारत में क्या है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुपीरियर मैंस पे मर्दानगी बचाओ, है ना। खैर इसको कोई भी ले सकता है, औरतें भी ले सकती हैं, क्योंकि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना आपको बताऊंगा। 7 लेक्चर्स है, एक एक लेक्चर 2-2 घंटे का। 300 रुपए का मात्र एक कोर्स है। सुपीरियर कूपन कोड यूज करेंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो बात इतनी सी है कि जो भारत की कॉटन इकोनॉमी है इस समय बहुत अच्छे शेप में नहीं है। ये हमको समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारा नेचुरल फाइबर है, नेचुरली होता है ये, इसको हम बनाते नहीं है फैक्ट्री में, समझ रहे हो। तो जो हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसमें 27%, 27% ड्यूटी, 26% के करीब रिवाइज्ड। भारत में 54%, चाइना में 54%, वियतनाम में 46%, बांग्लादेश जो कि कॉटन का हब है, जब तक बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ था उसकी इकोनॉमी ऊपर जा रही थी कॉटन की वजह से, यही फाइबर की वजह से। टेक्सटाइल बिजनेस में जारा का जो एक एक कपड़ा है 4-4 5-5 हजार का, वो बांग्लादेश में उसका कपड़ा बना हुआ है। उस पर भी 37% मार दिया है। इंडोनेशिया पे 32, श्रीलंका पे 44। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं उसकी वजह से हमारा कॉटन दिक्कत आ सकता है। जो कॉटन इकोनॉमी है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस का बहुत अच्छा आर्टिकल है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो प्रोडक्शन जो है वो वैसे भी पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा नहीं है ना। पिछले 10 सालों में कॉटन प्रोडक्शन आप देख सकते हैं, ये लाख बेस्ड 170, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि कहां पे हम 170 लाख, इतना सारा कॉटन जो है, लाखों किलो जो है प्रोड्यूस कर रहे थे। और अभी आप देखिए कहां पे खड़े हुए हैं। देखिए 2002 में 136 था, ये पीक हुआ है 398, सबसे ज्यादा गया है ये 2013-14 में गया है। उसके बाद ये लगातार डिक्लाइन पे, और अभी हम 294 पे खड़े हुए हैं। तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कॉटन देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में कॉटन आता है, कॉटन के हाइब्रिड्स आते हैं कि आप ऐसा बनाओ ना, उनके जीन्स को मॉडिफाई कर दो ताकि कॉटन वॉटन में कीड़े लगी ना पाए, है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि आप जाहिर सी बात है जेनेटिकली इसको मॉडिफाई करोगे, मतलब एलियन जीन्स जो कि सॉइल बैक्टीरियम से आइसोलेटेड हैं। एक 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 काम करते हैं, एक एक चीज करते हुए चलते हैं। बीटी, ये बैसिलस थरिंगिस जिसको मैं कहता था पहले स्कूल टाइम में, थरिंजिनसिस बीटी कॉटन क्रॉप इसको कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्रॉप है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जब भी आप किसी भी क्रॉप को लगाते हो, चाहे वो कैश क्रॉप है, अब जैसे कैश क्रॉप है ना, इसको खा तो सकते नहीं है, खूब पैसे देता है कॉटन। तो अगर आप किसी की भी कोई भी क्रॉप को लगाते हो ना, तो जमीन में लगाओगे, सॉइल में लगाओगे, तो सॉइल जो होती है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन जरूरत होती है प्लांट्स को, राइजोबियम का नाम सुना होगा। तो बेसिकली ये सॉइल बैक्टीरियम का मतलब सॉइल के जो बैक्टीरिया हैं जो कि प्लांट को उगने में मदद करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जो हम बीसी डालते हैं, बीटी बैसिलस थरिंगस, तो इसको जब हम, क्योंकि कॉटन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो बेसिकली इसमें ये सॉइल बैक्टीरिया में नहीं आता है, मतलब एक तरीके से दैट इज आइसोलेटेड। अब ये बीटी जो है इसने 3 गुना ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। 136 एलबी से 398 एलबीएम ले गए थे कॉटन को, यानी कि 139 फोल्ड, मतलब बहुत लंबा। और उसके बाद एक्सपोर्ट में भी 139 गुना ज्यादा। क्या विश्वास करेंगे, हम जहां सिर्फ और सिर्फ 0.8 एलबी एक्सपोर्ट करते थे, आज हम 117 लाख बेल्स, इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं 2000, और ये 10 साल के अंदर 2002-2003 के बीच, 13 के बीच में, भयंकर। लेकिन अब एक्सपोर्ट जो है वो धीमे धीमे नीचे जा रहे हैं, इंपोर्ट बढ़े हैं भारत के जो कॉटन इंपोर्ट है वो 30 एलबी है। बल्कि हम कॉटन के, मतलब हमारे यहां तो कॉटन ही कॉटन हो सकता है भाई, नदियां हमारे पास, हमारा मौसम ऐसा है, आप समझ रहे हो, ये चीज है।
और 17 LB हमने एक्सपोर्ट किया है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पिछले जो हमारा इंपोर्ट है वो धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है, अब एक्सपोर्ट देखिए घटता जा रहा है। कहां हम कितना जबरदस्त एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज ये नीली लाइन आप देखिए ये यहां पे आ गई है और 30 LB ये इंपोर्ट ऊपर जा रहा है, तो ये कोई अच्छे साइन नहीं है, समझ रहे? तो प्रोडक्शन स्लाइड आपने देखी, तो भारत एक लार्ज कॉटन एक्सपोर्टर जो कि हम ऐतिहासिक तौर पे रहे हैं, हम एक नेट इंपोर्टर बनते जा रहे हैं। क्यों? पिंक बोलवॉर्म, ये PBW जो कॉटन में कीड़े लग जाते हैं, आप समझ रहे हो, ये कीड़े बहुत ही खतरनाक होते हैं और कॉटन को इन्हीं कीड़ों से बचाना होता है। यही जो कॉटन होता है ना, जैसे फ्रूट आएगा ये लग जाएंगे, समझ रहे हो? अब इसमें जो होते हैं इन बॉल्स में दे हैव सीड्स, बढ़िया सीड्स होते हैं जिसमें से फ्लफी कॉटन जो है वो आता है। भाई बीज से ही तो फटेगा कॉटन, वहां से कॉटन आएगा। अब ये जो बैक्टीरिया है ये इन्हीं सीड पे ही लग जाता है, यानी कि भाई उगने से पहले ही उसको मार दिया, समझ रहे हो आप? तो भयंकर यील्ड लॉस हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद क्योंकि भाई आप देख सकते हो ना, पिंक बोलवॉर्म है, कलर ही चेंज हो जाता है, ये इंसेक्ट कलर चेंज कर देता है, तो इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ये क्रॉप जो होता है ना कॉटन में बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें ये मरने नहीं देगा। CRY1AC एंड CRY2AB, ये बेसिकली दीज आर दी कोडिंग्स, जीन होती है ना आपके जेनेटिक, हर जीन जेनेटिक में हजारों लाखों कोडिंग्स होती हैं, ठीक है? तो स्ट्रैंड्स होते हैं बेसिकली, उनकी कोडिंग होती है, आपके जेनेटिक की कोडिंग होती है। तो भारत में अभी 2 बीटी जीन्स है जिनकी CRY1AC और CRY2AB, ये कोडिंग है किसकी? प्रोटीन्स की, जो कि अमेरिकन बोलवॉर्म्स पे टॉक्सिक है। अब अगर आप ये CRY1AC है तो फिर तो बोलवॉर्म ऐसी की तैसी कर देगा, मतलब नहीं कुछ कर सकता, आप समझ रहे हो? ये चीज है। अब ये वाले जो डबल जीन है इसने प्रोटेक्शन दी, PBW पहले भी ये दिक्कत थी भारत में, यही तो प्रॉब्लम है, इसी वजह से कॉटन उग नहीं पाया। तो जब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आया और इस कोडिंग से हमने इस कॉटन को बनाया तो कीड़े लगे नहीं, लेकिन धीमे धीमे इसकी इफेक्टिवनेस कम होती गई। ये वैक्सीन की तरह है कि शुरुआत में वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन देगी, लेकिन धीमे धीमे वो कम होती जाएगी, समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि PBW जो है वो मोनोफेगस पेस्ट होता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है, ये तो पहली बार ऐसी कहीं खतरनाक, यार मतलब क्या कर रहे हो सर, इतनी डेंजर चीजें बता रहे हो। बताते हैं यार, मैं हूं ना, टेंशन मत लो। ये पहले सुनो, ये खाली कॉटन पे ही उगेगा ये जो PBW। अब मोनोफेगस पेस्ट क्या होता है? ये वो इंसेक्ट होता है जो कि सिंगल स्पीशीज पे ही जाएगा, है ना, यानी कि ये अगर आप इस पे किसी और को छोड़ दोगे, आप इस पे जूट को छोड़ दोगे, जूट पे छोड़ दोगे, या कोई किसी पे भी धान पे छोड़ दोगे तो उस पे नहीं जाएगा। ये सिर्फ कॉटन पे ही उगेगा। प्यार है ये PBW, बेसिकली प्यार है। ये वो लड़का है जो हमेशा कॉटन, कुछ लड़के नहीं होते हमेशा लड़कियों के पीछे भागते हैं, ये बस और एक ही लड़की के पीछे भागते हैं, तो ये वही है PBW। बाकी जो पॉलीफेगस होते हैं वो जो मल्टीपल पे होते हैं, जो मल्टीपल होस्ट क्रॉप्स पे सरवाइव करते हैं, उसमें अमेरिकन बोलवॉर्म लार्वे इन्फेस्ट आता है, वीज जवार इन सब पे, बिसोर भिंडी सब पे आ जाता है। ये ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? तो खतरनाक लेवल पे जाता है। ऐसे बहुत मैंगो होता है, आम पे भी मैंगो स्टोन वीविल, ये आम पे लगता है, ये भी एक मोनोफेगस, खाली आम पे ही लगेगा। मोनार्क बटरफ्लाई कैटरपिलर जो है वो खाली मिल्क वीड पे लगेगी। येलो स्टेम बोरर जो है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो राइस पे लगता है, चावल पे लगता है, खाली उसी पे लगेगा। तो जो मोनोफोगस, अब देखिए जो मोनोफोगस एनेबल्ड, इसकी वजह से जो PBW लार्वा है दे ग्रेजुअली बिल्ड रेजिस्टेंस टू द टॉक्सिन। धीमे धीमे क्या हुआ, जो भी BT कॉटन हाइब्रिड्स आए, अब शुरुआत में तो मैंने क्या बताया कि काफी ज्यादा इफेक्टिव रहे, लेकिन धीमे धीमे दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो गई। ये इन्होंने बिल्ड करना शुरू कर दिया। इन्होंने वही कह रहे हैं कि यार तुम जहरीले तो हो लेकिन थोड़ा पास में तो आओ यार। PBW ने बोला हम भी तो देखें क्या। धीमे धीमे से दोस्ती करना शुरू कर दिया और उसके बाद इनकी पॉपुलेशन जो है दे बिकेम रेसिस्टेंट, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा और इसकी वजह से हमारा कॉटन प्रोडक्शन धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो पेस्ट की लाइफ काफी कम है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, 25 से 35 दिन का होता है, आप समझ रहे हो। लेकिन फिर भी दोस्तों आप ये समझिए कि सिंगल क्रॉप सीजन 180 से 270 दिन का होता है, तो ये डेंजरस है।
रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन प्रोसेस एक्सेलरेट हो गया। अभी जो जैसे एक रीसेंट आर्टिकल आया है नेचर जनरल में, जो साइंटिफिक जर्नल है, उन्होंने बोला कि जो पीबीडब्ल्यू का डेवलपिंग रेजिस्टेंस है वो 2014 से बढ़ना शुरू हो गया था, है ना। जैसे ही भारतीय किसानों ने बीटी कॉटन को उगाना शुरू किया, वो हो गया था। 12 साल से हो रहा है धीमे धीमे, और अब काफी हो गया है। तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे, जहां पे वैल्यू ऑफ क्रॉप डैमेज एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब आप ये समझिए कि एक थ्रेशोल्ड होता है, मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता। आप जो भी पेस्ट, जो भी क्रॉप है जो आप लगा रहे हो, कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए, डैमेज कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने, भाई डैमेज होगा ही होगा, आपका क्रॉप बर्बाद होगा ही होगा, पेस्ट होंगे ही, लगेंगे, आप जितना भी कर लें, थोड़ा बहुत तो कीड़े लगेंगे ही, लेकिन आपका कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जहां पे क्रॉप डैमेज ज्यादा होने लगे, कंट्रोल कम होने लगे, तो वो डेंजरस हो जाता है। और भारत में ये इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल आया, कॉटन की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में, एमपी में ही हमको देखने को मिला, ठीक है। और 2017 में तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, 2021 में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में, यहां पे देखने को मिला। ये चीज है। भारत का जो पर हेक्टेयर कॉटन लिंट यील्ड्स है, जो कि 2002 में 302 किलो था, वो 10 साल में 2013 में 566 किलो हो गया, और अब फिर से पिछले 2 सालों में हम वापस 302 पे आ रहे हैं। अभी फिलहाल 436 किलो है, लेकिन ये घटता जा रहा है। क्या कर सकते हैं? नई जीन्स को लेके आइए भाई, जाहिर सी बात है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन हाइब्रिड्स। अब नई जीन को, जब पुराने वाले से पीबीडब्ल्यू बाइंड हो रहा है, तो नए को लेके आइए। अब इसके लिए स्टार्टअप है हैदराबाद बेस्ड बायोसीड रिसर्च इंडिया, जो कि डीसीएम श्रीराम का एक डिवीजन है। वो फील्ड ट्रायल्स कर रहा है, जाहिर सी बात है ट्रायल्स करेंगे ही, है ना। ये BIOCOTX24A1 ये ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो CRY8E1 जीन जो कि बीटी में मिलता है उसको एक्सप्रेस करेगी। यानी कि एक तरीके से नया जीन लेके आएंगे, नई कवरिंग देंगे, ताकि ये ना लगे। आप समझ रहे हो? तो जुलाई 2024 जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी है, उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया कि हाँ आप रिसर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं। जो बायोसीड BRL1 ट्रायल जिसकी बात कर रहे हैं, आप करिए। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 6 साइट पे यहां पे हो रहा है। मध्य प्रदेश में 2 साइट, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में 2 साइट, जहां पे कॉटन ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप देखेंगे, बाकी क्या होता है। अब इसमें जाहिर सी बात है कि सबसे पहली बात तो बहुत सारी चीजें इस पे देखी जाएंगी। जो ट्रायल होते हैं ना, किस तरीके से, भाई ऐसा तो मतलब एक तरीके से इसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि भाई ट्रायल कर रहे हैं। अभी आपको बता दो कि फिलहाल तो ये आइसोलेटेड प्लॉट्स में हो रहे हैं, मतलब 1 एकड़ का ही साइज है। हालांकि 1 एकड़ में 43,000 स्क्वायर फीट होता है, 43 घर, 2 BHK 43 आप बना सकते हो, इतना ज्यादा होता है ना। कि नए एलियन जीन्स जो है, मतलब नए एलियन जीन्स को अगर हम डालते हैं तो क्या होता है। क्योंकि देखिए भाई, जाहिर सी बात है ना कि आप जीन को मॉडिफाई कर रहे हो, क्रॉप मर गया तो ये सब भी देखना होता है, बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। राइसी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने भी इसके लिए जो ट्रायल्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। ये कोयम्बटूर बेस्ड कंपनी, भी मैं कोयम्बटूर गया था, बहुत बढ़िया है। अभी सेकेंड ईयर BRL1 ट्रायल्स होंगे, अभी 2025 में ही होंगे, बहुत ट्रायल्स होंगे, जाहिर सी बात है। इसमें ये CRY1C जीन जो है, जो अगेन बीटी से है, वो यूज कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है आपके लिए ये, है ना। मैं कोशिश करता हूं कि बहुत ही आसानी से समझाऊं। और ऐसे बहुत सारे अजीज सीड्स है, तेरा मिनी, जो कि इसको लेकर ट्रायल कर रहे हैं कि हमको कुछ भी करके, एक तो लखनऊ बेस्ड है, हमको कुछ भी करके अलग अलग जीन्स ये हमको बनाना है, इसको हमको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो अंकुर सीड्स भी ये NBRI लखनऊ के साथ पार्टनर कर रहा है। इसमें भी एक शिमेरिक जीन है जिनको ये देखेंगे। तो उसके बाद फिर आपको कमेटी के पास भेजना होता है, फिर जो बायोटेक्नोलॉजी है वो क्लियरेंस देती है, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली उसको वो किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। बट रेगुलेटरी हर्डल्स है, ये सब इतना आसान नहीं होने वाला, आप समझ रहे हो। जो BRL1 है और BRL2 है, आप समझिए कि 2 साल BRL1 और BRL2 जो है 2.5 एकड़ प्लॉट पे 1 साल, ठीक है। तो जो इनिशियल जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन और टेस्टिंग है, वो लेबोरेटरी और ग्रीन हाउस, नेट हाउस कंडीशंस आपने देखा होगा, जब आप गार्डन में जाते हो ना तो ऐसा कवरिंग होती है बहुत बड़ी सी, वही उसी को ग्रीन हाउस, नेट हाउस कंडीशंस कहते हैं। तो इसमें टाइम लगेगा, ये जो ट्रायल्स हो रही है इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा, समझ रहे हो। रेगुलेटरी बैरियर्स हैं, फिर उसके बाद ऑपोजिशन, एनवायरमेंटल ग्रुप्स की, अरे आप तो
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ये क्या गड़बड़ है, ये फील्ड ट्रायल्स आप कंडक्ट कर रहे हो, और अब क्योंकि आप जीएम क्रॉप लेके आ रहे हो ना, ये एलियन है, मतलब आप एक तरीके से यहां पे मोन्सेंटो बोलगार्ड 2 इसका कमर्शियलाइजेशन हुआ भयंकर, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या करते हैं ना, वो बाकियों को पीछे छोड़ देंगे, बाकी किसानों को प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो जब कमर्शियलाइजेशन हुआ तो फिर बोला कि कोई नया बीटी कॉटन ठीक है, लेकिन कोई नया हम नहीं लेके आएंगे। तो बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट, क्योंकि इस पे इन्वायरमेंट पे भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, हो सकता है वो पूरे एरिया को खराब कर दे, ये चीज है। बट अभी फिलहाल हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके हमारे कॉटन को बचाना है। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी 5 साल के अंदर अंदर इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, साइंस एंड टेक इसमें लेके आएंगे। लेकिन जरूरी है ये, वरना दिक्कत हो जाएगी, और जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं उससे भारत के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द कॉटन हमारा आगे जाए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।